दोस्तों, यह तब की बात है जब गुजरात में मेरा करीबी रिश्तेदार रेलवे के एक ऊंचे पद पर नियुक्त था और जब उन्होंने मुझे यह कहकर गुजरात बुलाया कि वह मेरी भी नौकरी लगवा ही देंगे, तो मेरे घर वालों ने झट से गुजरात की टिकट काट दी। पर मैं पहले कभी गांव से दूर नहीं गया था। ऐसे में गुजरात जाने में मुझे बहुत डर लग रहा था, पर मेरे घर वालों के पास मेरे इस डर का इलाज भी था। मयंक। दरअसल मयंक मेरा जिगरी यार था और जब मेरे घर वालों ने उसे मेरे साथ गुजरात जाने को बोला तो वह फौरन ही राजी हो गया। फिर क्या था, हम दोनों ने बोरिया बिस्तर बांधा और रवाना हो गए गुजरात के लिए। सफर बहुत ही लंबा था, पर हम दोनों की शरारतों के चलते सफर बहुत ही तेजी से कट रहा था। हम दोनों ने अब तक एक दिन और एक रात का सफर तय कर लिया था और जब दूसरी रात आई तो ट्रेन एक जगह पर रुकी। वैसे तो ट्रेन कई बार ऐसे अनजान जगहों पर रुकी थी, पर अब जहां ट्रेन रुकी थी वह जगह थोड़ी अजीब थी, क्योंकि पटरियों के दोनों तरफ बाजार लगा हुआ था और यह बाजार कोई आम बाजार नहीं था। यह था मांस मछलियों का बाजार था, जहां पर हर तरफ के मांस बिक रहे थे। अभी ट्रेन की खिड़की से बाजार को देखते हुए हम दोनों यही सोच रहे थे कि भला यह बाजार यहाँ रेलवे ट्रैक के पास क्यों लगाया गया है कि तभी मैंने नोटिस किया कि जो भी ट्रेन से उतर रहा है वह कुछ देर के बाद गायब होता जा रहा है। और जब यही बात मैंने मयंक को बताई तो मयंक ने मुझे यह बोलकर चुप करा दिया कि अरे, ये लोग यहीं कहीं होंगे, ट्रेन चलने से पहले वापस आ जाएंगे। मयंक की बात भी ठीक थी, ऐसा भी तो हो सकता था, पर जब ट्रेन ने चलने के लिए हॉर्न दिया तब भी ट्रेन में कोई नहीं चढ़ा, जबकि हमारी बोगी से ही आधे से ज्यादा लोग ट्रेन से नीचे उतरे थे। कुछ खरीदने के लिए नहीं, बल्कि यूं ही टहलने के लिए। फिर जब ट्रेन चल पड़ी तो मयंक बोला, अरे यार, यह क्या हुआ, कोई वापस क्यों नहीं आया? तभी मयंक ने फौरन ही ट्रेन की चैन खींच दी। चैन के खींचते ही ट्रेन रुक गई और ट्रेन के रुकते ही मयंक नीचे उतर गया, ये देखने के लिए कि सब लोग कहां पर रह गए। अभी मैं मयंक के बाद ट्रेन से नीचे उतरने ही वाला था कि तभी वहां पर रेलवे गार्ड आ गए और उन्होंने मुझे पकड़ लिया और मुझे डांटते हुए बोले कि तुम लोगों ने तो ट्रेन की चैन खींचने का खेल ही बना लिया है, जिसे देखो बेमतलब में जब दिल किया चैन खींच देता है। वो रेल गार्ड बहुत ही ज्यादा भड़का हुआ लग रहा था, इसलिए वह मेरी बात ही नहीं सुन रहा था। गुस्से में उसने मेरे दोनों हाथ बांध दिए और एक सीट पर बैठाते हुए बोला कि अगला स्टेशन आने दो, मैं तुम्हारी सारी मस्ती निकलवाता हूं। अब तक मैं समझ गया था कि मयंक ने ट्रेन की चैन खींचकर बहुत ही बड़ी आफत मोल ले ली है। मैंने फौरन ही उस रेल गार्ड से माफी मांगते हुए कहा कि सर, मैंने नहीं, मेरे दोस्त ने चैन खींची थी। फिर मेरे यह कहते हुए वो गार्ड बोला, कहां है वो? जिस पर मैंने कहा कि वह उन लोगों को देखने के लिए नीचे उतरा था जो नीचे छूट गए थे। जब मैंने यह कहा तो रेल गार्ड मुझे घूरते हुए बोला, कौन लोग छूट गए थे? जिस पर मैंने उस गार्ड को समझाते हुए बोला कि वही जो मांस के बाजार में उतरे थे और फिर वह चढ़े ही नहीं और ट्रेन भी चल गई थी। उन्हीं को लेने के लिए मेरे दोस्त ने ट्रेन की चैन खींची थी। मेरे इतना कहते ही उस रेल गार्ड ने कुछ देर के लिए मन ही मन में कुछ सोचा, फिर वह मुझे वहां छोड़कर चला गया और उसके जाते ही ट्रेन भी चल गई। पर चिंता वाली बात यह थी कि मयंक अभी तक वापस नहीं आया था। ट्रेन के चलते ही मैं घबरा गया और चीखने चिल्लाने लगा, क्योंकि मेरा हाथ बंधा था तो मैं ट्रेन को रोकने के लिए चैन भी नहीं खींच सकता था। इसलिए मैं बार बार वहां पर मौजूद लोगों से विनती करने लगा कि वह ट्रेन की चैन खींच दे। मेरा दोस्त नीचे रह गया है, पर सबको यही लग रहा था कि मैं कोई लफंगा हूं, इसलिए किसी ने भी मेरी बात को गंभीरता से नहीं लिया। फिर जब ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी तो वह रेलगार्ड फिर से आ गया और मुझे पकड़कर ट्रेन से नीचे उतारकर एक सफेद वर्दी वाले के हवाले करते हुए बोला, इसने भी माया बाजार देख लिया है। वो तो अच्छा है कि मैंने इसे समय रहते ट्रेन से उतरने से रोक लिया, नहीं तो इसका भी खून और मांस और खाल तीनों अलग अलग हो गया होता। ध्यान रखो इसका, जब ठीक हो जाए तो इसे छोड़ देना।
इतना बोलकर वह रेलगार्ड वापस से ट्रेन में चला गया और वहीं वह सफेद वर्दी वाला आदमी मुझे लेकर वहीं स्टेशन के एक कमरे में ले गया। मुझे उस वक्त मयंक की चिंता हो रही थी, इसलिए मैंने उस सफेद वर्दी वाले से प्रार्थना करते हुए कहा कि सर, मेरा दोस्त पीछे छूट गया है, आप किसी तरह उसे ढूंढ कर ले आओ। अभी मैं उस आदमी से मयंक को तलाशने की गुहार ही लगा रहा था कि वह आदमी बोला कि तुम्हारा दोस्त शायद अब जिंदा नहीं है और हो सकता है कि अगले 2 दिनों में तुम भी जिंदा ना बचो। अगर तुमने और तुम्हारे उस दोस्त ने माया का वो बाजार सच में देखा है तो यह जान लो कि यह तुम्हारा सबसे बुरा वक्त चल रहा है, क्योंकि आज तक जिसने भी माया का बाजार देखा है वो 2 दिनों से ज्यादा जिंदा नहीं बचा। अब उस सफेद वर्दी वाले ने जब यह कहा कि मयंक मर गया है और अगली बारी अब मेरी है, तो मैं उस पर झुंझुलाते हुए बोला, तुम यह क्या बकवास किए जा रहे हो और क्या है यह माया बाजार? मेरे ये पूछते उस आदमी ने मेरा हाथ पकड़ा और उस कमरे के पीछे वाले दरवाजे से बाहर ले गया, जहां पर खुला मैदान था। उस मैदान में पहुंचते उस सफेद वर्दी वाले ने मुझे एक फावड़ा पकड़ाते हुए कहा कि यहां 3 गड्ढे खोद दो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि माया किस बला का नाम है। जब उस आदमी ने मुझे फिजूल में उस वक्त गड्ढा खोदने को कहा तो कसम से मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया, पर मैं उस वक्त गुस्से में ही सही पर उसकी बात मान ली और फावड़ा चलाने लगा। और जैसे ही मैंने 3 गड्ढे खोदे तो वैसे ही मैंने उस सफेद वर्दी वाले से बोला, अच्छा चलो बताओ, माया बाजार किस बला का नाम है? मेरे यह सवाल करते ही उस आदमी ने बोला, पहले यह बताओ कि उन 3 गड्ढों में तुम्हें क्या नजर आ रहा है? जिस पर मैंने गुस्से में बोला, क्या दिखेगा, मिट्टी ही तो है इसमें। अब यह बोलते हुए जब मैंने एक नजर उन 3 गड्ढों की तरफ घुमाई तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल वो 3 गड्ढे जिसे मैंने अभी अभी खोदा था, अब उनमें से एक खून से भरा था और दूसरा चमड़ी से और तीसरा गुर्दे, आंतों, कलेजों से। यह सब देखते ही मेरा जी मचलाने लगा और मैं वहीं पर उल्टियां करने लगा और उल्टियां करते करते मैं बेहोश हो गया। और फिर जब मुझे होश आया तो मैं उसी कमरे में लेटा हुआ था और वह सफेद वर्दी वाला आदमी मेरे बगल में एक कुर्सी पर बैठा था। मुझे होश में आते देख उस आदमी ने बोला कि मैंने तुम्हारे बारे में शास्त्री जी से बात की है, वह तुम्हें बचा लेंगे, तुम चिंता मत करो। वो वर्दी वाला आदमी हर बात बड़ी गंभीरता से बोल रहा था और जो मैंने ट्रेन में देखा और जो अभी देखा, वह देखने के बाद मुझे भी यकीन हो गया था कि यह मामला बड़ा ही पेचीदा है। इसलिए मैं उस सफेद वर्दी वाले से नरमी से पेश आने लगा और जब मैंने उस आदमी से माया बाजार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो एक ऐसा भूतों का बाजार है जिसमें इंसान के खून खाल और अंदरूनी अंगों को 3 अलग अलग गड्ढों में रखा जाता है, फिर उसका वह भोग करते हैं, पर मरने वाले की आत्मा हमेशा भटकती रहती है और वह दर्द से तड़पती रहती है। अब यह सब जानने के बाद मैं और भी ज्यादा डर गया और फिर जब उस आदमी ने मुझे आगे बताया कि अगर मुझे मयंक का सपना आए तो इसका मतलब होगा कि मयंक को उन भूतों ने अपना शिकार बना लिया है, अगर नहीं आया तो मतलब कि वह अभी जिंदा है। अब यह बताने के बाद उस सफेद वर्दी वाले आदमी ने बोला कि अब तुम आराम करो, क्योंकि कल का दिन बहुत ही मुश्किलों से भरा होगा। जब शास्त्री जी आएंगे तो तुम्हें बहुत अहम फैसला लेना होगा। और फिर वह यह बोलकर वहां से चले गए। फिर उसके जाने के बाद मुझे नींद तो नहीं आई, पर बार बार ऐसा लग रहा था कि मयंक मुझे मदद के लिए आवाज दे रहा हो। खैर, किसी तरह रात बीती और सुबह वह सफेद वर्दी वाला आदमी एक आदमी के साथ मेरे पास आया। इससे पहले मैं कुछ उससे पूछता कि उसने बोला कि यह शास्त्री जी है, यह जो कहे अगर वह तुम करोगे तो शायद बच जाओगे, नहीं तो तुम भी अपने दोस्त की तरह मारे जाओगे। अब यह सुनने के बाद मेरे पास ना करने का विकल्प ही नहीं था, तो मरता क्या ना करता। मेरा वही वाला हाल था, तो मैंने हाँ कह दिया। मेरे हाँ कहते ही उस शास्त्री जी ने मुझसे बोला कि तुम्हारे शरीर की चमड़ी और खून, साथ ही कोई एक अंदरूनी अंग देना होगा, तभी तुम्हारी जान बच सकती है। अब यह जानने के बाद मैंने कहा कि ठीक है, पर अंदरूनी अंग कैसे दूंगा? जिस पर उस शास्त्री जी ने कहा कि वह तुम मुझ पर छोड़ दो,
इसके बाद शास्त्री जी ने कोई मंत्र पढ़ा, जिसके बाद मैं बेहोश हो गया। और फिर जब मुझे होश आया तो मैं किसी ट्रेन में एक सीट पर बैठा हुआ था। मेरे एक हाथ पर पट्टी बंधी थी और पेट के पिछले भाग में काफी दर्द हो रहा था। हालांकि पेट पर कोई कट के निशान तो नहीं थे, पर उस हादसे के बाद मेरा पेट हमेशा दर्द करता रहा। खैर, किसी तरह से उस रोज मैं बच तो गया, पर मेरा दोस्त मारा गया, जिसका मुझे आज भी बहुत दुख है। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में बस इतना ही। और मैं आपका दोस्त जल्द मिलूंगा एक ऐसी ही और डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।